वेलकम टू इंग्लिशा। गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपको ए या एन नहीं लगाना है। अनकाउंटेबल नाउन्स को आप प्लूरल में नहीं लिख सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप प्लूरल वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अनकाउंटेबल नाउन्स में ज़्यादा की मीनिंग देने के लिए आप मेनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि अनकाउंटेबल नाउन्स में ज़्यादा की मीनिंग देने के लिए आप उसके साथ मच या सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यानी लास्ट वीडियो, जाइए आई बटन में क्लिक करें आप और वहाँ जाकर आप देखें। ठीक है, आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एक रूल के साथ, और उस रूल से संबंधित रूल हमारा फर्स्ट चल रहा है अभी। और इस रूल में हम बात कर रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं। ये पिछले कई वीडियो में हमने बात कर ली है इसकी। आज एक एक वर्ड लेंगे और उस वर्ड से संबंधित हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल को हम लोग सुधारेंगे अगर उसमें कुछ एरर है तो, और देखेंगे कि क्यों गलत है, कैसे सुधारना चाहिए, यानी पूरी लॉजिक की बात होगी। सो इन डिटेल हम समझेंगे सब चीज़। आइए फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं इंफॉर्मेशन। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वर्ड। आप पक्का विश्वास रखें, अगर हमारे इन सेशन से आप जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित तौर पर एक समय में अच्छी इंग्लिश जान जाएंगे। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। द एग्जांपल इज लाइक दैट: Patrick, okay, gave me an information. Patrick gave me an information. अब इस सेंटेंस में एरर क्या है? इन्फॉर्मेशन तो हमने सही लिखा है, इसमें हमने यहाँ पर प्लूरल नहीं लिखा कुछ, यानी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक करेक्ट है। लेकिन इन्फॉर्मेशन से पहले एन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाएगा। इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे। सिंगुलर तो लिख दिया, लेकिन इसके आगे एन लगाया तो ये एन रॉन्ग है, इसलिए पूरा सेंटेंस रॉन्ग है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं द करेक्ट वर्जन इज पैट्रिक गेव मी, सिंपली हमें लिखना है इंफॉर्मेशन। ओके, पैट्रिक गेव मी इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर, राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब सपोज आपके पास क्वेश्चन ऐसा है: पैट्रिक गेव मी एन इंफॉर्मेशंस। ओके, अब इस सेंटेंस में क्या रॉन्ग है? आप गौर से इसे समझें, बहुत आसान। हमने अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना दिया, इंफॉर्मेशंस लिखा, सबसे पहले ये रॉन्ग। और अनकाउंटेबल से पहले हमने आर्टिकल एन लगा दिया, ये भी रॉन्ग। यानी अब ये पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग है। तो हमें क्या लिखना चाहिए? हम लिखेंगे पैट्रिक
gave me information। इस सेंटेंस का भी सिर्फ और सिर्फ यही आंसर करेक्ट है, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। सपोज आपको ऐसा लिख दिया गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर, द इंफॉर्मेशंस given by Patrick were not reliable। ओके, अब इसके हम करेक्ट वर्जन देखेंगे। एरर क्या है? सबसे पहला की वेरी गुड, आपने पहचान लिया, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा क्योंकि हम अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नहीं बनाते, पहले यहाँ रॉन्ग है। दूसरा, हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। आ गया ना तीसरा रूल, पिछले वीडियो वाला। तो द इंफॉर्मेशंस गिवन बाय पैट्रिक वॉज नॉट रिलायबल, ऐसा। लेकिन हमने क्या कहा, इन्फॉर्मेशंस का भी, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा। आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन लिखेंगे आप, गिवन बाय पैट्रिक वॉज नॉट रिलायबल, और वॉज लिखेंगे आप। क्यों वॉज? क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन से संबंधित जिस भी तरह से क्वेश्चन आएंगे कुछ ऐसे ही रहेंगे, आप बना सकते हैं। और एक टाइप आता है, उसको हम आगे बात करेंगे, उससे संबंधित, जिसमें कि हम कुछ फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और वर्ड है हमारा एडवाइस। ओके, वर्ड हमने लिया एडवाइस। चलिए इससे क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी एन एडवाइस। सिंपल सी बात, उसने मुझे सलाह दी। तो उसने मुझे सलाह दी, हिंदी में तो कहते हैं एक सलाह, सलाहें, संभव है। क्या इंग्लिश में हम एन एडवाइस लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम ए या एन आर्टिकल नहीं लगाते। अच्छा, आप सोचते हैं कि क्यों नहीं लगाते? कभी ऐसा ख्याल आया क्यों नहीं लगाते? क्या रीज़न है? खूब कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को ए या एन नहीं लगाते, अनकाउंटेबल नाउन को ए या एन नहीं लगाते, आखिर क्यों नहीं लगाते? व्हाट इज़ द रीज़न? समझिए इसे। मैं आपको कहता हूँ अ बॉय, इसकी मीनिंग समझते हैं। अ बॉय की क्या मीनिंग है? वन बॉय, राइट। एन एंट, एक चींटी, इसकी मीनिंग क्या है? वन एंट, राइट। तो इसी तरह से मैं अगर कहूँ एन एडवाइस, तो इसकी क्या मीनिंग होगी? वन एडवाइस। यानी एन से मीनिंग या ए से मीनिंग हमें काउंटेबिलिटी की आने लगती है, हम गिनने लगते हैं किसी चीज़ को, यानी ए या एन से गिनती का सेंस आने लगता है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में गिनती का सेंस नहीं होता है। तो जब किसी अनकाउंटेबल नाउन में गिनती का सेंस नहीं है, तो उसके साथ आप गिनती का सेंस देने वाला आर्टिकल कैसे लगा सकते हैं? यही रीज़न है कि हम अनकाउंटेबल के साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए फाइनल आंसर हम समझ चुके हैं। ही गेव मी एडवाइस, इसकी खुद ब खुद मीनिंग है कि उसने मुझे सलाह दी है, और वो एक ही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ही गेव मी
he gave me an advices। वेरी गुड, आपने तुरंत ही पहचान लिया। एडवाइसेस तो होना नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में नहीं लिखते। अब यहाँ भी बात आती है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में क्यों नहीं लिख सकते। जिस तरह से कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन नहीं लगा सकते, अभी आपने समझा है इसे, तो ठीक उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल क्यों नहीं लिख सकते। क्या रीज़न है आखिर, पहले ये बात समझ लें, फिर बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बहुत आसान सी बात है। सपोज बॉय, इसका प्लूरल बॉयज़, वेरी गुड। बुक, इसका प्लूरल बुक्स, वेरी गुड। उसी तरह से मैं अगर कहूँ एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, सलाह की मीनिंग में मैं कह रहा हूँ प्लूरल, ध्यान रहे, तो इसके प्लूरल आप एडवाइसेस लिखेंगे। लेकिन बॉयज़ तो करेक्ट है, बुक्स करेक्ट है, क्योंकि बॉय मीन्स क्या, बॉय मीन्स ये अ बॉय, बॉय मीन्स अ बॉय, बुक मीन्स अ बुक, एडवाइस मीन्स नहीं, एन एडवाइस नहीं कहना है, वेरी गुड, यहाँ हम एन नहीं कहेंगे, राइट। लेकिन एडवाइस की भी यही मीनिंग कि सिंगुलर में इस्तेमाल है, यानी जो चीज़ में गिनती का सेंस है सिंगुलर में, वो चीज़ प्लूरल बन सकती है। जिस चीज़ में फिर गिनती का सेंस है सिंगुलर में, वो चीज़ प्लूरल बन सकती है। लेकिन एडवाइस में इंग्लिश की डिसिप्लिन के मुताबिक क्या ए या एन की समझ है, नहीं है, तो इसको हम प्लूरल भी नहीं बनाएंगे। ये तो हो गया ग्रामेटिकल अप्रोच। अगर हम थॉटफुली से सोचें तो क्या रीज़न है, क्योंकि अ बॉय मीन्स एक लड़का और बॉयज़ मीन्स एक से ज़्यादा लड़के, अ बुक मीन्स एक किताब और बुक्स मीन्स एक से ज़्यादा किताब, राइट। यानी प्लूरल बनते ही हमें मेनी की मीनिंग आने लगती है। तो बॉयज़ मीन्स क्या, मेनी बॉयज़, बुक्स मीन्स क्या, मेनी बुक्स। लेकिन क्या एडवाइसेस के साथ आप मेनी लगाते हैं, नहीं, सारी चीज़ें मिलने लगी, रूल आ रहा है सामने। क्योंकि एडवाइसेस में हम इंग्लिश के डिसिप्लिन के मुताबिक मेनी का सेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल की मीनिंग ही होती है कि आप उसे गिन नहीं सकते, और जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते उसका आप प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि प्लूरल बनते ही उसमें एक से ज़्यादा होने का गुण आ जाता है, एक से ज़्यादा होने की गिनती आ जाती है। और इंग्लिश के डिसिप्लिन के मुताबिक आप एडवाइस को एक से ज़्यादा होने का सेंस दे ही नहीं सकते। जब नहीं दे सकते तो इसे आप प्लूरल कैसे बना सकते हैं। यही रीज़न है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को हम जनरली प्लूरल नहीं बनाते हैं। ओके, अब इसका फाइनल एग्जाम्पल क्या होना चाहिए जो कि करेक्ट होगा, आंसर क्या होना चाहिए, आई मीन टू से ही गेव मी एडवाइस, राइट, क्योंकि प्लूरल होगा नहीं, ये रॉन्ग है। और इसको हम एन की समझ नहीं दे सकते, क्योंकि एडवाइस में अनकाउंटेबिलिटी का सेंस है, गिनती नहीं किए जाने का सेंस है, और एन में तो गिनती किए जाने का सेंस है। तो गिनती किए जाने का सेंस और गिनती नहीं किए जाने का सेंस, ये दोनों ही सेंसेस, दोनों ही मीनिंग्स एक साथ कैसे चल सकती हैं। दैट्स वाई द सेंटेंस इज रॉन्ग एंड नाउ इट इज़ द राइट आंसर। ओके, डिस्कशन कीजिए, फुल डिस्कशन कीजिए, पूरी तरह से समझिए, तभी आप सीखेंगे। आधा अधूरा डिस्कशन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द इंफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ हम एडवाइस की बात कर रहे थे, अब मैं इसे एडवाइसेस लिख देता हूँ। द एडवाइसेस गिवन बाय हर या गिवन बाय हिम आर गुड। सिंपल सी बात कि उसके द्वारा दी गई सलाह अच्छी हैं। हमने क्या लिखा, गौर करें आप, एडवाइसेस लिखा, जो कि गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बनाएंगे। प्लूरल क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा होने की गिनती की समझ नहीं होती है, इसलिए इसे हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। और जब एडवाइस एक सिंगुलर नाउन है और हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाएगा, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब कैसे लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर
सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज द एडवाइस गिवन बाय her या him is good. ये करेक्ट है. यहाँ इज़, यहाँ एडवाइस. अब आप समझें गुड क्या है. एडवाइस है ना. सारी चीज़ आप छोड़ दें और यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें इसे. आपको लगता होगा कि बीच में तो बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं. गिवन है, बाई है, हर या हिम है, कैसे इज़ लग रहा है. तो भाई ये सिंपल है. व्हाट इज़ गुड क्वेश्चन पूछ लीजिए आप. क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर क्या मिला. व्हाट इज़ गुड. द एडवाइस इज़ गुड. क्वाइट सिंपल. सलाह अच्छी है ना. तो द एडवाइस इज़ और एक तरफ लिखें आप आर और यहाँ गुड लिखें. कौन सा करेक्ट. वेरी गुड. इज़ करेक्ट, आर रॉन्ग. द एडवाइस इज़ गुड, इसलिए सेंटेंस सही है, इसलिए हम इज़ लिख रहे हैं. ओके. आइए नेक्स्ट नंबर वर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं. इसी तरह से एडवाइस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपको और उम्मीद करता हूँ अब आप समझ चुके हैं और अच्छे से बना लेंगे. वर्ड लेते हैं हम लोग हेयर. ओके. हेयर. हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है. ओके. जब हम हेयर को कलेक्टिव सेंस में समझते हैं, यानी समूह के तौर पर जब हम हेयर की बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन के तौर पर जब इसे हम समझेंगे, तो हेयर सिंगुलर नाउन है. आइए इससे संबंधित हम बात देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सपोज मैं कहूँ कोई इंसान का नाम ले लेते हैं, जैसे विलियम. विलियम के हेयर ग्रे हैं, तो हम कहेंगे विलियम्स हेयर आर ग्रे. इज दिस सेंटेंस करेक्ट. नो. क्यों. क्योंकि हेयर ठीक लिखा हमने, सिंगुलर में लिखा, लेकिन हेयर के साथ हमने क्या लगा दिया, एक प्लूरल वर्ब लगाया, जो कि गलत है. हमें क्या लिखना चाहिए फिर यहाँ. विलियम्स हेयर इज ग्रे. विलियम्स हेयर इज ग्रे. नाउ दिस इज राइट. समझ रहे हैं आप. क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ अगर हम बढ़ें, अब हो सकता है आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विलियम्स हेयर्स आर ग्रे. बहुत इजी है, आप समझ ही चुके हैं, आसानी से इसे हम बना लें. क्या लिखना चाहिए हमें. विलियम्स, यस, हेयर लिखेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है हेयर. सिंगुलर में लिखेंगे और सिंगुलर में लिखते ही इसे फिर हम सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करेंगे. विलियम्स हेयर इज़ ग्रे. दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही वेरिएशंस, दोनों ही फैशंस के एक ही आंसर होंगे. ओके. फैशन हम बदल सकते हैं सेंटेंस का, लेकिन अगर आंसर एक ही संभव है तो एक ही लिखेंगे. इस बात को समझते चलें आप. ठीक है, कुछ और लेते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, आप समझ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिज हेयर्स इज ब्लैक. इस बार क्या कर दिया गया, हेयर्स को हमने प्लूरल में लिख दिया, वर्ब हमने ठीक लिखा, तो ये सही है, बट ये रॉन्ग है, तो इसे आप रॉन्ग लिखें. और सही आंसर क्या होगा, हिज हेयर इज़ ब्लैक. और ध्यान रखें कि आप ये चीज़ आपको किसी भी एग्जामिनेशन में काम देगी. ओके. किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समझ तो ज़रूरी है ना. सेंटेंस मैं मानता हूँ बहुत छोटा है, सेंटेंस इजी है, ये सेंटेंस बड़े होंगे आपके एग्जामिनेशन में, बट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को
समझ रहे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग अपने आप में डेवलप कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब करें आप, इसे फॉरवर्ड भी करें, यानी अच्छे स्टूडेंट्स तक प्लीज़ पहुंचाएं, इसे शेयर करें ताकि अच्छे स्टूडेंट्स सीख सकें और उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। हमारा यही प्रयास है, आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये चैनल आप ही का है, होम लाइक चैनल है, आप घर जैसा यहाँ फील करते हैं और बढ़ाइए, आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ, आप अपनी निभाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम लोग। वर्ड भी चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, वर्ड हमने ले लिया लगेज। दैट इज़ अ वेरी गुड वर्ड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, स्पेशली ऑफ CGL। लगेज बहुत ही फेमस सा वर्ड, आप अक्सर देखते होंगे। चलिए इसकी समझ डेवलप करते हैं। लगेज मीन्स बैगेज। लगेज मीन्स बैगेज और बैगेज मीन्स सामान। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हिज लगेजेस आर वेरी हेवी, कि उसके लगेज बहुत ही भारी हैं। ठीक है, इसे कुछ दूसरे रंग के साथ हम आज देखते हैं। चलिए काले रंग के साथ, ना मज़ा नहीं आएगा। लगेजेस लिखा हमने, गलत है ना, क्योंकि लगेज को इंग्लिश के डिसिप्लिन मानती है एक सिंगुलर नाउन है ये, और एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में नहीं लिखते। यही तो बातें हो रही हैं हमारे बीच। इसलिए आसान आंसर क्या है, और सही आंसर हिज लगेज। और यहाँ आर नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, इज़ लिखना होगा। हिज लगेज इज़ वेरी heavy. Now this sentence is correct. नेक्स्ट में बढ़ते हैं। The porter, suppose, और मैं कोई भी आपको रेडीमेड सेंटेंस नहीं दे रहा हूँ, जस्ट दिमाग में बनता है और आपके सामने आता है, इसलिए आप बहुत ही फ्रेश सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल है, द पोर्टर अनलोडेड ऑल लगेजेस। ये सेंटेंस आपको बहुत कुछ समझाएगा और अच्छे रूल्स भी सामने आएंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा हमने, द पोर्टर अनलोडेड ऑल लगेजेस। पोर्टर मीन्स जो सामान ढोता है, क्योंकि पोर्ट करने की मीनिंग होती है ढोना, और ER मतलब ढोने वाला। तो पोर्टर मीन्स सामान ढोने वाला। अनलोड करना तो आप समझते हैं, किसी भी व्हीकल से, यानी किसी भी गाड़ी से सामान को नीचे उतारना, इसको कहते हैं अनलोड करना। अन मीन्स नॉट का सेंस आता है, और अनलोड मतलब लोड नहीं कर रहे हैं हम, क्या करें फिर, यानी कि उतार रहे हैं सामान को। बात तो यहाँ खूब की है कि ऑल के साथ हमने लगेजेस लगाया। ओके, पहले ही हम जानते कि लगेजेस पॉसिबल नहीं है। जब यही वर्ड गलत है इस सेंटेंस में, तो पूरा सेंटेंस ही गलत है। लेकिन ऑल भी हमने इसके आगे लगाया, तो क्या ऑल लगेगा? बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस है ये, अचानक आया, आप सीखिए इसे। द पोर्टर The porter unloaded all luggage. सपोज़ आप नियम तो यही जानते हैं, क्योंकि हम लगेजेस को लगेज लिखेंगे, ऑल है तो रहने देंगे, और मैं कहता हूँ आपसे हाँ ये सेंटेंस करेक्ट है। अब आपको लगेगा ऑल मतलब तो सारा, ऑल मतलब तो बहुत ज़्यादा है। जब सारा सामान उतार लिया तो एक सामान तो होगा नहीं, कई सामान होंगे, तो इससे तो यहाँ लगेजेस लिखना चाहिए था, लेकिन हमने लगेज ही फिर क्यों लिखा?
आइए इस दुविधा को शांत करते हैं हम लोग। एक्चुअली ऑल के साथ आप काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं, ओके, और ऑल के साथ आप अनकाउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं। ये रूल है। इसलिए पहली बात यहाँ देखें कि लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हमने ऑल लगाया है और ये करेक्ट है। हालांकि ये यहाँ स्मॉल लिखना होगा एंड दिस इज राइट। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इन दोनों ही रूल्स के मुताबिक। ऑल के बाद आपने काउंटेबल नाउन लगाया, एकदम आसान है। ऑल बुक्स आर न्यू, सारी किताबें नई हैं। ऑल आइडियाज़ आर गुड, सारे ही आइडियाज़, सारे ही विचार अच्छे हैं। ऑल के बाद हमने क्या लिखा? बुक्स, आइडियाज़, यानी हमने नाउन को प्लूरल में लिखा ऑल के बाद। यानी ऑल के बाद अगर प्लूरल नाउन आ रहा है और सच में वो नाउन प्लूरल में एग्जिस्ट करता है, तो आप समझ जाएं कि वो प्लूरल नाउन निश्चित तौर पर एक काउंटेबल नाउन है, राइट। और ऑल के बाद अब हम देखें अनकाउंटेबल नाउन। ये भी आसान है। चलिए कुछ एग्जाम्पल बदलते हैं। मैं सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऑल वाटर, आगे कुछ बात आ सकती है। ऑल लगेज इज, क्या क्या मैं भी लिख रहा हूँ। ऑल लगेज इज माइन, सारे ही सामान मेरे हैं। गौर किया आपने? अगर आप इसे ऐसा लिखते हैं, ऑल लगेजेस आर माइन, तो ये रॉन्ग है। चलिए एक सेंटेंस भी हमारे पास आ गया। लगेजेस नहीं होगा, इसके साथ आर नहीं होगा, और ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। इसलिए इसका करेक्ट वर्जन क्या है? यही है, ऑल लगेजेस माइन। ऑल के साथ आपने लगेज लगाया, अनकाउंटेबल लगाया, क्योंकि ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। और अगर अब आप यहाँ पर सचेत रहेंगे ज़रा, ऐसा नहीं कि लगेज तो आपने ठीक लिख दिया, लेकिन ऑल से मीनिंग आ गई दिमाग में, मीनिंग चढ़ गई दिमाग में कि ओह ज़्यादा सामान है, और गलती से आपने यहाँ आर लगा दिया। कहने की मीनिंग ये, ऑल तो आपने ठीक लिखा, ऑल के साथ आपने लगेज भी ठीक लिखा, और दिमाग में आ गया कि ऑल लगेज मतलब सारा सामान, बहुत सामान, और आपने यहाँ गलती से आर लगा दिया, तो ये रॉन्ग है। ऑल लगेज आर माइन नहीं लिखना है, बल्कि ऑल लगेज इज़ माइन लिखना है हर हाल में। क्यों? क्योंकि लगेज तो सिंगुलर है ना, और सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। इसलिए इसका भी आंसर होगा ऑल लगेज इज़ माइन। ओके, नए वर्ड्स की तरफ चलते हैं। वर्ड है हमारे, अभी वर्ड है पोइट्री। पढ़ते हैं आप लोग। पोइट्री की क्या मीनिंग होती है? पोइट्री की मीनिंग होती है पोम। हाँ, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पोम, ओके। अब आप एक चीज़ गौर कर लें कि पोइट्री के प्लूरल आप ऐसे ना बनाएं, या तो इस फैशन में, ये भी गलत है, या तो इस फैशन में। मैं रेड से क्रॉस करता हूँ, ओके। दोनों ही फैशन रॉन्ग हैं। ना तो ऐसा पोइट्रीज लिखें, ना तो ऐसा पोइट्रीज लिखें। हम पोइट्री के प्लूरल नहीं बनाते, बिकॉज पोइट्री is an uncountable noun and it is a singular noun and it is always used in singular noun, as the discipline of English says to us, right? And it is very important for your competitive examination. Take some examples regarding the word poetry, okay. Take first example, like I read his
पोइट्रीज, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने। आई रेड हिज पोइट्रीज, मैंने उसकी कविताएं पढ़ी। हिंदी में तो कविताएं ठीक है, कहते भी हैं हम, लेकिन क्या इंग्लिश के डिसिप्लिन हिंदी के ट्रांसलेशन को मान्य मानती है, मान्य देती है? नहीं, हर चीज़ का ट्रांसलेशन नहीं होता है। इसलिए हिंदी के साथ हम इंग्लिश को बहुत दूर तक कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी मेरिट है और अपना लिमिटेशन है, अपनी डिसिप्लिन है। तो ये इंग्लिश के डिसिप्लिन है। हमें कहना होगा आई रीड हिज, अगर रीड कहा तो मैं पढ़ता हूँ, अगर रेड इसे पढ़ा तो मैंने पढ़ा। क्योंकि कविता है, सिंगुलर है, और कविता स्त्रीलिंग है, तो हिंदी में कहेंगे मैंने पढ़ी। आई रीड हिज पोइट्री, बस यही करेक्ट है। आई रीड हिज पोइट्रीज, ये गलत है, मैं उसकी कविताएं पढ़ता हूँ। तो कविताएं पढ़ता हूँ हिंदी में तो ठीक, लेकिन इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट कर दिया, पोइट्रीज लिख दिया, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, क्योंकि पोइट्रीज करेक्ट नहीं है, पोइट्री ही करेक्ट है, और हम इसे हमेशा सिंगुलर में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हिज poetries are very famous, उसकी कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हिज पोइट्रीज लिख दिया हमने, पोइट्रीज तो रॉन्ग है, क्योंकि हमें पोइट्री का प्लूरल नहीं लिखना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? हिज पोइट्री आर वेरी फेमस। ओके, बस आप रुक जाएं, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूँ। यस, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। वाई? पोइट्री तो हमने ठीक लिख लिया, फिर हमने गलती क्या की? गलती यहाँ आर में है। पोइट्री ठीक है, सिंगुलर नाउन है, क्या सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है? इस चीज़ का प्रोपोजिशन तो हमने पहले ही देख लिया ना, आर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें आर रॉन्ग है। चूँकि आर रॉन्ग है इसलिए पूरा सेंटेंस रॉन्ग है। अब हमें करेक्ट वर्जन क्या लिखना चाहिए? वेरी गुड, हिज पोइट्री इज वेरी फेमस। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, क्यों? पोइट्री भी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट। इट्स क्वाइट सिंपल, अंडरस्टूड। कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। Tagore's poetries are very charming. टैगोर की कविताएं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, आपको बुलाती हैं अपनी तरफ, बांध कर रख देंगी उनकी कविताएं। तो कुछ हमने ऐसा कहा। एरर क्या है? यस, पोइट्रीज नहीं होगा, और पोइट्रीज के साथ हम आर नहीं लगाएंगे, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। सीधा सा इसका आंसर है टैगोर्स पोइट्री इज ही कहेंगे आप, वेरी चार्मिंग, राइट? सपोज आपको ऐसा सेंटेंस दे दिया गया, देखिएगा कि कितने तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। टैगोर्स पोइट्रीज इज वेरी चार्मिंग। हाँ, मैं समझ चुका हूँ, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ चुके हैं, क्योंकि आपने समझा ही है इतने अच्छे से इसे। पोइट्रीज नहीं होगा, आसान आंसर है टैगोर्स पोइट्री इज
वेरी चार्मिंग। पोइट्री लिखा हमने और यहाँ हमने इज़ लिखा, क्योंकि पोइट्री हमेशा सिंगुलर में यूज़ होने वाला नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होने वाला नाउन है। तो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होने वाले नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। करेक्ट। कुछ अलग एग्जाम्पल नंबर 5, समझिएगा, इसे आसान है। द पोएट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, द पोइट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। अब मैं यहाँ पर कुछ बड़ा सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ आपके लिए, लेकिन चलिए मैं इसे छोटा ही करता हूँ और आसान लिखता हूँ कुछ, कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं, अब आप सोचिए कुछ कहें ऐसा, तो द पोइट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या कह दूँ यहाँ पर, जैसे आर गुड, आर वेरी वेरी गुड, आर अट्रैक्टिव, हमेशा ऐसा नहीं, कुछ कहते हैं। द पोइट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, चलिए कुछ ऐसा लिखते हैं, मेक मी ponder about the poetries of William Wordsworth make me ponder about our natural वर्ल्ड। सपोज इतने बड़े भी तो सेंटेंस आपको दिख सकते हैं ना, बहुत अच्छा सेंटेंस आया है, इसको समझिए। द पोइट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ मेक मी पॉन्डर अबाउट आवर नेचुरल वर्ल्ड। हमारे प्राकृतिक संसार के बारे में डीपली सोचने पर मजबूर कर देती है विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक कवि रहे हैं, आपने सुना भी होगा इनका नाम। पॉन्डर मीन्स होता है टू थिंक डीपली, किसी चीज़ के विषय में बहुत ही गहरी सोच, बहुत ही गहरे जाकर सोचना है, बहुत ही गहरे चिंतन। ओके, पॉन्डर, टू थिंक डीपली, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पॉन्डर। अब गौर करें, आपको कौन मजबूर करती है नेचुरल वर्ल्ड के बारे में सोचने के लिए? विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं। ओके, तो हम क्या कहेंगे? पहली बात तो हम पोइट्री लिखें, द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, और यहाँ अब मेक नहीं होगा बल्कि मेक्स होगा। क्यों मेक्स होगा? क्योंकि पोइट्री हमने यहाँ पर सिंगुलर नाउन लिया है, अनकाउंटेबल नाउन लिया है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बस आगे जो भी सारी बातें लिखी हुई हैं आप इसे एज इट इज़ लिख दें, फुल स्टॉप। नाउ दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। चलिए हम इसकी पूरी बात करते हैं। पहले आसान वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर यहाँ लौटते हैं, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। क्वेश्चन के तौर पर ही बात कर लेते हैं। द पोएट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, the poetries of William Wordsworth are very good। आसान से हमने एग्जाम्पल लिया, द पोएट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ आर वेरी गुड। मैं आपसे पूछता हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर अच्छे हैं या कविताएं अच्छी हैं उनकी? यस, कविताएं उनकी अच्छी हैं।
करेक्ट। तो हमें क्या लिखना होगा, आप अगर आसान सा सेंटेंस लिखते हैं ऐसा, आप खुद समझ जाएंगे। पोइट्री तो लिखना होगा, तो आप समझ चुके हैं। द पोइट्री इज़ गुड लिखते हैं आप, या इज़ वेरी गुड लिखते हैं आप। द पोइट्री आर तो नहीं होगा यहाँ पर, पहली बात ये। अब हमने क्या किया कि इसी पोइट्री और इज़ के बीच में हमने कुछ और बातें ऐड कर दी। तो भाई कविता किसकी, तो कविता विलियम वर्ड्स की। अच्छा, द पोइट्री अब विलियम वर्ड्सवर्थ की। द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, और यहाँ वर्ब की जगह है, और हमने यहाँ लिखा वेरी गुड। आप ऊपर वाले से बात मिलाएं। द पोइट्री इज़, इसके बाद हमने क्या कहा, वेरी गुड का, यानी ये इज़ पोइट्री के लिए आया है। और हमने यहाँ क्या किया कि पोइट्री और ये जो वर्ब है इज़, इसके बीच में हमने, इसे मैं हटा देता हूँ, ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लिख दिया। लेकिन अच्छी क्या है, पोइट्री ही तो। द पोइट्री इज़ वेरी गुड, एक्चुअली ये इज़ अभी भी पोइट्री के लिए ही आ रहा है। आप ऐसा ना समझें कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए इज़ आया है। अब मैं आपको एक रूल बताता हूँ, यहाँ छोटा सा रूल है कि अगर नाउन नंबर फर्स्ट लिखा हो और यहाँ कोई प्रीपोजिशन लिखा हो और प्लस नाउन नंबर सेकंड भी हो, तो आगे जो वर्ब आएगा वो वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के मुताबिक आएगा। ये एक जनरल रूल है। हाँ, इसमें अ लॉट ऑफ वाला एक कॉन्सेप्ट आता है, तो ऐसा नहीं कि अ लॉट ऑफ के कारण आप लिख दें वर्ब को सिंगुलर में। क्या बोल रहे हैं हम, इसकी बात करेंगे। पहली बात ये, तो मैं अगर कहूँ ऐसा, यहाँ पोइट्री लिखा हुआ है, यहाँ प्रीपोजिशन अव है, और पोइट्री ये किसी की है सपोज़, तो पोइट्री अब विलियम, छोटा नाम कर देता हूँ मैं अभी, विलियम, तो W.B. येट्स की कविता है सपोज़। अब यहाँ वर्ब आना है, तो ये वर्ब W.B. येट्स के मुताबिक नहीं आएगा, बल्कि ये वर्ब पोइट्री के मुताबिक आएगा। ओके, क्योंकि पोइट्री हमारे यहाँ पर फर्स्ट नाउन है। कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी ऑनेस्ट। ओके, इस गांव के लोग बहुत ही ईमानदार हैं। आप मुझे बताएं, गांव ईमानदार हो सकता है या गांव के लोग ईमानदार होंगे? तो दिस विलेज के कारण इज़ नहीं आया है, जाहिर सी बात है। यानी हु आर ऑनेस्ट, क्वेश्चन पूछ लेंगे ना अपने से, जवाब क्या मिला? द पीपल आर ऑनेस्ट। तो पीपल के साथ आप क्या लगाते हैं? आर, क्योंकि पीपल मीन्स बहुत सारे लोग, मेन, MEN, MAN नहीं, मेन। पीपल वर्ड दिखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन मीनिंग में, फंक्शन में प्लूरल है। इसके भी रूल आगे आएंगे, अभी तो आप एक ही रूल पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो द पीपल आर ऑनेस्ट, दिस इज़ करेक्ट। अब आप पीपल और आर के बीच में आपने कोई बात कह दी, क्या कह दी? तो द पीपल ऑफ दिस विलेज, ये बात आपने कह दी। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर, यहाँ इज़ नहीं होगा बल्कि आर होगा। तो बात तो वही है ना, पीपल फर्स्ट नाउन है, अब यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है, और दिस विलेज नाउन नंबर सेकंड है। तो वर्ब जो आया है किसके मुताबिक आया है? पीपल के मुताबिक आया ना आर, तो यहाँ भी क्या कहेंगे हम? नाउन नंबर फर्स्ट के मुताबिक वर्ब आया है। यही कॉन्सेप्ट है। अब आप वापस लौटें। द पोइट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है? नाउन नंबर सेकंड। सो पोइट्रीज नाउन नंबर फर्स्ट,
अव प्रेपोजिशन है और विलियम वर्ड्सवर्थ नाउन नंबर सेकंड है। यहाँ का जो आर आएगा किसके कारण? डेफिनेटली पोइट्रीज़ के कारण। यानी पोइट्रीज़ को जब हम ठीक करेंगे पोइट्री, तो पोइट्री के कारण ही इज़ होगा। फैंटास्टिक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस होल सेशन और आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं अब इंग्लिश को इस तरह से पढ़कर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप कुछ दिन तो बने रहें हमारे साथ, आप देखेंगे कि आप में एक ज़बरदस्त बदलाव आया है। आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे पक्का, क्योंकि मैं हमेशा समझने पर ज़ोर डालता हूँ और समझाने पर ज़ोर डालता हूँ। आप किसी भी बात को पहले ध्यान से समझें, तभी संभव है कि वो चीज़ आपकी अपनी बनेगी। अदरवाइज़ उन चीज़ों में आपको हमेशा मेहनत करनी होगी। तो बिना ज़्यादा बात करते अब सेशन को हम एंड करेंगे यहीं पर। आपसे रिक्वेस्ट है, इंग्लिश आपका है, इसे आप सब्सक्राइब करें। ओके, सब्सक्राइब करके आप बेल बटन प्रेस कर लें ताकि कोई भी दूसरा सेशन आए तो आपको मिल जाए और आप फिर से सीख सकें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। सब्सक्राइब करें आप, हो सके तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें, अच्छे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी जानकारी, अच्छी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे तक नहीं रहनी चाहिए। ओके, उसे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। लाइक करेंगे तो ये वीडियो रैंक करेगा और भी लोगों को अच्छे से दिखेगा। लाइक करने की यही मीनिंग है, मैंने जो अभी तक समझी है। सो ज़्यादा ना बोलते हुए, इट इज़ अप टू यू। आई हैव डन माई टास्क इस सेशन में एंड आई हैव बीन डूइंग माई टास्क। मैं अपना काम करता ही रहा हूँ, आप अपना काम करें। थैंक यू सो मच। गो विथ अ स्माइल। थैंक यू। Stay healthy, stay tuned. English is yours. Thank you.